Right, welcome to Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj and of course you're watching me on Lemon News. जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है Inside Story with me RKB और चैनल का नाम जैसे कि आप जानते हैं है Inside Story और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो के अंदर हैं, आप उनको मिलेंगे हेडलाइंस देखने के बाद। प्रोफेसर चांदुरकर MRCC के अध्यक्ष, इनसे हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में, कॉन्फिडेंस वोट के बारे में, अल्पमत की सरकार के बारे में, क्या ऐसी सरकार को कोई अधिकार है महाराष्ट्र का शासन चलाने के लिए और इस विषय में कांग्रेस क्या कर रही है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव एक्टिविस्ट एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार विद अस। Later on in the show, of course, we will talk about the great Maharashtra Cooperative Bank scam. We will also talk about the Mumbai District Cooperative scam. We will also talk about the Kapol Bank scam. We will also talk about the CKP Bank scam and so many other bank scams and as to what is happening with regard to those scams. Now, please remember, जैसा कि हमने आपसे कल कहा था कि जहां तक महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का प्रश्न है, नाबार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आदरणीय अमरीश पटेल साहब के नाम पर 182 करोड़ है जो कि उन्होंने अभी तक वापस नहीं दिया। 182 crores that has not been returned. 175 crores in the name of Radhakrishna Vikhe Patil that has also not been returned. 100 crores in the name of our old friend Patang Rao Kadam, वो भी अब तक वापस नहीं मिला है। इस विषय के भी बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लें अब तक की खास खबरें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे फिजी के संसद को मोदी ने किया संबोधित। $70 मिलियन की मदद का ऐलान। जानलेवा बीमारी इबोला का भारत में पहला मरीज। लाइबेरिया से वापस लौटा एक युवक इबोला से पाया गया संक्रमित। हिसार में दिन भर पुलिसकर्मियों और संत रामपाल के समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद भी नहीं हुए रामपाल गिरफ्तार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का यूटर्न, कहा महाराष्ट्र में जल्द हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। और बड़े धूमधाम से सलमान ने की अपनी बहन अर्पिता की शादी। आमिर सहित बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। Right at the moment with us, our old friend Professor Chandurkar and of course Pradeep Nambiar also with us. Professor Chandurkar, thank you very much for coming on the show. Chandurkar साहब, सबसे पहले आप ये बताएं, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस की हार हुई, बहुत बुरी तरह हार हुई। चलिए उस विषय के बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये जरूर बात करेंगे कि अल्पमत की सरकार है इस वक्त। इट्स अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, as Justice P.V. Sawant said right here on this show, this is a government which has really and truly speaking no right to exist, but it still exists. And I feel, Chandurkar साहब, it exists because of your weakness. जहां तक आपका प्रश्न है, क्योंकि आप लोग फ्लोर के ऊपर अपने नंबर्स अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेटजी मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए आज की तारीख में यह सरकार काम कर रही है। और जैसी विधानसभा रिकन्वीन होती है, क्या आप जल्द से जल्द इस सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले हैं? चांदुरकर जी बताएंगे। आपने सही कहा कि ये सरकार अल्पमत की है, इसके बारे में दूसरा कोई रास्ता है नहीं है। और ये जस्टिस पीवी सावंत साहब ने कहा, वो भी एकदम परफेक्ट यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अल्पमत की सरकार है जी। और ये सरकार जो चल रही है, ये सरकार एक मोदी साहब के विचार प्रणाली का भाग है कि चलाने का, दबा के चलाने का। डेमोक्रेसी में लोकमत है या नहीं है देखने का नहीं। और वो गुजरात की उनकी स्टाइल है, गुजरात की असेंबली 1-2 दिन चलती है। वो क्या है कि वो पहले दिन में कांग्रेस के और अपोजिशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे 3/4 लोगों को सस्पेंड कर दिया है और दूसरा दिन बिजनेस निकाल दे के हाउस बंद कर देते हैं, तो डिस्कशन होने का सवाल ही नहीं पैदा। इसी तरह ये हमारा जो चीफ मिनिस्टर जो है फडणवीस साहब, उन्होंने भी तो यही स्ट्रेटेजी अपनाई और महाराष्ट्र में अल्पमत की सरकार जो है वो सरकार चल रही है। लेकिन यहाँ पर फडणवीस साहब, प्रदीप, यू वांट टू कमेंट, प्लीज गो अहेड।
इस वक्त हमारे साथ हैं चांदुरकर जी। जहां तक फडणवीस का प्रश्न है, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, और भले वो अल्पमत की सरकार चलाएं, बहुमत की सरकार चलाएं, किसी भी मत की सरकार ना चलाएं, जब तक वो चला सकते हैं वो तो चलाएंगे। लेकिन जहां तक आपकी खुद की भूमिका का प्रश्न है, आप इस विषय में क्या कर रहे हैं? याद रखें चांदुरकर साहब के 5 आपके मेंबर सस्पेंडेड हैं, आपके मेंबर्स 5 सस्पेंडेड हैं, तो लिहाजा आपके जो नंबर्स पहले इतने कम थे अब और भी कम हो गए। जी बताएं। नहीं, हमारे 5 नहीं, वो 12 सस्पेंड करने वाले थे, उन्होंने 5 ही सस्पेंड कर दिया। और वो उन्होंने वापिस स्टेटमेंट दे दिया है कि हम और एमएलए सस्पेंड करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के और बाकी जो भी अपोजिशन में बैठते हैं वो सब भी एक हो जाए, तो भी ये चाहते हैं कि इनको डिवाइड करके मेंबर्स कमती करके हाउस में आने को देने का, नहीं सस्पेंड करने का। और सरकार बहुमत में है, ये सिद्ध करने की स्ट्रेटेजी है। तो Right, ये but the only thing is, Pradeep, as far as Professor Chandurkar is concerned, he's a very old friend of ours, all right? But the fact remains that earlier, if you remember, when Gurdas Kamat was the president of the MRCC, then after that Kripa Shankar Singh became the president of the MRCC, the Congress was very lucky. They were able to, win so many seats. In fact, they were able to sweep the elections. They won practically every parliamentary seat. But none of these guys had to face the Modi wave. Chandurkar Sahab had to actually face the Modi wave. मोदी वेव ही इनको फेस नहीं करनी पड़ी, साथ में जो इंटरनल वेव ऑफ डिसेंट चल रही थी कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो भी फेस करनी पड़ी। Pradeep. Sir, exactly as you say, Chandurkar Sahab not only had to face the Modi wave, he had to face an ineffective chief minister who rarely did things. The business was not moving. The people in the business community was totally rattled. आप पूरे real estate sector को देखोगे, the real estate was itself not moving. Many top corporates were always talking about policy paralysis, inefficient bureaucracy, a sort of corruption that existed in the system, and no public expenditure by the government. I mean, things were really coming to a standstill where development was concerned. So Chandurkar Sahab had really a big fight before him. One, the Modi wave, and second thing, a government that was not functioning. And the people, and second thing, there was also, people were fed up with the way the regime was going on. So he had to combat on many fronts. So we can't blame Chandurkar Sahab that Mumbai has not fared well for him, because he had, but if you see the entire thing, if you see past 2010 onwards, or whenever the new CM Prithviraj Chavan had come, the entire thing, then if you see Mumbai as a whole, development in Mumbai just stifled. There was no growth. There was nothing that was happening. People were losing jobs. People were just waiting for things to change. People Professor were waiting Chandurkar. for policies to change. People were waiting for fastened policies. Only the last phase before the elections was Prithviraj Chavan ji kuch na kuch karne, but that was too late, where even Mr. Chandurkar or anybody could do something. चांदुरकर साहब, जो अभी प्रदीप जी ने बात कही, नहीं, ये क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, नहीं, क्योंकि इतने सालों से, इतनी देर से, जहां तक कि कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी का प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री कुछ खास नहीं कर पाए और आपकी ग्रोथ जो है वो पूरी की पूरी स्टाइफल हो गई, सारी बिल्डर्स लॉबी जो थी वो आपके खिलाफ हो गई, आपके जो ट्रेडिशनल नंबर 1 वोटर्स थे वो डिवाइड हो गए, आपके जो लीडर्स थे वो आपस में ही लड़ते रहे, आज तक लड़ रहे हैं। बड़ा अजीबोगरीब मसला ये है। मुझे मालूम नहीं कि आप कितना ओपनली अभी आप बात कर पाएंगे, लेकिन it's a terrible job to have, isn't it, to be the MRCC president right now? Yeah, that is true. It is a very challenging job, and I am grateful. I love the way you say challenging. And I am Very grateful positive. to Rahul ji. Very positive. And I am grateful to Sonia ji. Right. That they selected me for the post to lead Mumbai That's the Congress. standard line. That is the standard line. Right. You've already said the standard line. मतलब जो कोई भी हवन शुरू करने के पहले जो सबसे पहले श्लोक गाया जाता है वो आपने गा दिया है। अब आगे असली बात पर आइए जी। अब बताएं, असल में वास्तविकता में इस वक्त आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आगे आपकी रणनीति क्या होगी, जहां तक कि सरकार का प्रश्न है, जी बताएं। इन्होंने जो कहा उसमें देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैज अफेक्टेड द कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने परफॉर्म मोदी वेव को फेस करना पड़ा और परफॉर्म करना पड़ा मुंबई में। वो समझ नहीं पाए कि मोदी वेव किधर तक आ गई है जी, क्योंकि हमने जो मुंबई कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जी की मीटिंग 20 अप्रैल को ली थी लोकसभा के चुनाव के पहले, वो मीटिंग मोदी के मीटिंग से भी बड़ी थी, बीकेसी में हमने ली थी। एंड द मीडिया ऑब्जर्व दैट देयर इज नो मोदी वेव इन मुंबई, बट वी फेल टू अंडरस्टैंड एंड वी लॉस्ट ऑल द सीट्स। Why did you fail to understand? That's what I want to understand. Because I fail to understand how could a 130-year-old party like yours fail to understand or fail to see the Modi wave. That's what I want to understand from you, Professor Chandurkar.
We were under the impression that we are a secular party, all Dalit voters, then Muslim voters, and then so far as Bombay is concerned, people from different provinces who are residing in Mumbai, they, in the name of secularism and cosmopolitan religion in Mumbai, they will vote Congress party, but the polarization of Marathi voters, polarization of Gujarati voters, polarization of North Indian votes, all this goes in favor of Modi in the Lok Sabha election, and we lost. And the same story was repeated in the Vidhan Sabha election, and we could win only 5. And as Mr. Nambi has also said, that so many factors, party elects the government. I'm talking about Congress. Party elects the government, but the government then doesn't bother about the party. Could you explain that, sir? No, but that is something which I've heard from a lot of other congressmen as well. Could you explain that a bit? In the sense that party concentrates on the work that is useful for the public and how votes could be transferred to the side of that party, and the party takes a program on based on this. And then we had a demand of Mumbai, several demands which the chief minister did, but it was very late. लेकिन यहाँ पे एक मिनट प्रदीप, मैं चाहूंगा आप भी तरह इस पर रिएक्ट करें. जो चांदोरकर साहब ने अभी कहा, इट्स अ वेरी कैंडिड एडमिशन कि पार्टी ने तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया अशोक चौहान जी के रवाना करने के बाद, एंड विच बाय द वे आई डिसएग्री विद इन टर्म्स ऑफ रियल पॉलिटिक्स. जहां तक के जमीनी राजनीतिक हकीकत का प्रश्न है, कोई वजह नहीं थी अशोक चौहान जी का इस्तीफा लेने के लिए. जहां तक आदर्श हाउसिंग सोसाइटी सो कॉल्ड स्कैम का प्रश्न है, वो चलता रहता. जहां तक कि येडियुरप्पा साहब का सवाल है, वो भी वापस आ गए भारतीय जनता पार्टी में कर्नाटक में. उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में भी जीते और विधानसभा में भी तकरीबन जीते हैं, तकरीबन हर जगह पे. चांदोरकर साहब, आप ये बताएं कि लोकसभा चुनाव की हार के बाद भी क्या पार्टी की आंखें नहीं खुली थीं कि यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, एक सुनामी आने वाली है जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं हैं? क्या आप लोग किस किस्म की नींद में थे, ये जरा बताएं. इसमें आई विल बी हैप्पी टू टेल यू दैट सोनिया जी एंड राहुल जी, दे ऑलवेज बॉदर्ड एंड दे लिसनड अस. We presented before the High Command, and High Command also instructed, but I think there was no positive results in Maharashtra. So which means, as far as Mr. Prithviraj Chavan was concerned, and his other ministers were concerned, they were more concerned about their image, they were more concerned about whatever they were doing than about the party. They were more concerned about their own constituencies. Right. So it was a mistake to have fought the election under the leadership of Mr. Prithviraj Chavan, क्योंकि पहली बार मैंने देखा, और मतलब मुंबई की महाराष्ट्र के चुनाव में ना जाने कितने सालों से मैं कवर कर रहा हूं, आप भी जानते हैं, आज तक मैंने ये ऐसा नहीं देखा कि सोनिया जी की तस्वीर ना हो, राहुल गांधी जी की तस्वीर ना हो, सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर के ऊपर आप लोगों ने वोट मांगे. चांदोरकर जी बताएं. No, that is also whether that message has gone, and the lone image of Prithviraj ji as a clean image was presented to the public, and it was appealed that to vote for the clean image and the transparency, but that has not played the part. But he didn't do your work. Let's be very clear, Mr. Chandorkar. The party men used to go to Prithviraj Chavan and no work used to get done. कांग्रेस पार्टी का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के वर्कर पृथ्वीराज चौहान जी के पास जाया करते थे और कोई काम नहीं होता था. प्रदीप. सर, एक्चुअली दे आर अ डॉन्टिंग टास्क. आप 2010 से आप यूनियन गवर्नमेंट के फंक्शनिंग देखोगे, द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट वाज नॉट रियली फंक्शनिंग. द जीडीपी ग्रोथ रेट फेल बाय 50% फ्रॉम 2010 to 2013. From 9% to almost 4.5%. 9.4% to 4.7%. Everything was down because of policy paralysis of the government. The government was not functioning at all. It didn't have the nerve to function because a lot of scams hit them left, right and center. एक से एक scam जो आया यूनियन गवर्नमेंट पे, they couldn't do it. As a way, the economy slowed down immensely. 50% reduction in the economic growth is quite some number. It shows that nothing is working. When you talk to the real estate, it was already absolutely gloomy. If you talk to any sector, airline, you see airline industry is suffering. You talk about mining or any sector that you want, hotel industry, service industry, everybody was crying. Coming back to Mumbai and Maharashtra, again, if you talk to the hotel industry, the number of policies and permissions that even to function they had, that was
All these things were killing. So 2010 se leke jo non-performing union government, I mean, not because of anything else, but because of the way things were, left and right and center, just because the growth rate kam ho gaya, scams effect ho gaya, and then you, when you come to Mumbai and Maharashtra, you had immediately Prithviraj Chauhan sitting on things जो थोड़ा बहुत development हो रहा था उसको तब कर दिया. Nothing was earlier working, and something that was working in the financial capital of Mumbai and Maharashtra stopped totally. In fact, we are Prithviraj Chauhan surprised. जी ने आके सब कुछ बंद कर दिया. In fact, Growth it बंद is कर very दिया. surprising, Pradeep ji and Chandrakar Sahab, it is very, very surprising that anything functioned at all. जिस तरीके से एक-एक फाइल के ऊपर the PMO on the one hand, rather the CMO on the one hand, the Chief Minister's office on the one hand, and the BMC office on the other. Mr. Kunte on one hand and Mr. Prithviraj Chauhan on the other, they used to just sit on files. Chandrakar Sahab, I am reasonably certain your party men would have come to you and would have said कि Chandrakar Sahab कुछ करिए, यहाँ पे तो हमारी हालत खराब हो रही है. 2 साल पहले आप अध्यक्ष बने MRCC के, मैं भले आप यहाँ पर एडमिट करें या ना करें, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके पास, और मुझे इंफॉर्मेशन भी है कि ना जाने कितने कांग्रेसमैन आपके पास आए ये कहने के लिए कि भाई हम पार्टी के साथ शुरू से रहे हैं, एटलीस्ट हमारा कुछ तो काम करवाइए. चंद्रकर जी. No, that is true, and that is the reason, you know, we took a delegation of all 15 MLAs to the Chief Minister. Right. And without informing the Chief Minister, we went to Varsha, and he was very happy to receive us. And then we said that you have today to take a decision regarding the 2,000 hutments up to 2,000 and regularize them. It is a long-standing promise, and it is given by the Congress party. It was in the manifesto. And then he took a cognizance of it. Then in the next session, immediately after 15 days, he took the decision. But it was too late. He took the decision. It was too late. It was too late. Then it was sent to the president's consent, and the president consent is received after the Vidhan Sabha election. After Exactly. the so that the BJP took credit for it. Actually, the wrong time. It was a very bad time for Mr. Chandrakar to be the That's Mumbai right. president. I mean, everything was against him. The entire flow was against him. But he's still a very brave man. I admire him. He's still a very, very The brave loyalty man. is absolute. Absolutely. He's still a very brave man. He's taking bullets on, you know, on his chest and blows on his chin, and he's still standing. The other thing, Professor Chandrakar, the other thing which faced you, the other thing which was a most daunting task, I don't say challenging task, most daunting task. You had Congress leaders fighting with each other in public. Yeah. Public fights between Congress leaders. कोई कहीं पे कोई स्टोरी प्लांट कर रहा है, कोई अपने नाम से कुछ बोल रहा है, वो मुझे लगता है कि 5 सीटें जो आई हैं, दैट्स एन एबरेशन. मिनिमम 10 के 15 तो आनी ही चाहिए थी. चलिए 10 आनी चाहिए थी. जहां तक मेरी कैलकुलेशन का प्रश्न है, जो आपकी सिर्फ 5 सीटें आई हैं सिर्फ मुंबई से, that I think is more to do with the fact that all of you were fighting with each other. Chandrakar sir. No, it is true that in Maharashtra and elsewhere also, infighting is there in the Congress party. Leaders were speaking against each other, and there was a lack of coordination among the party and the government. Gee. What the party is requesting for, the government has no time to consider it, and that is why all these things have happened. We have complained to the High Command, we have complained to our workers, have complained to the Chief Minister also. But Chief Minister did some things certainly, but it was too late. And the other part of it was that it was not publicized properly. You know, I will tell you a very important incident. This metro inauguration at Andheri station Yes. was held. Now, I am a president Mumbai Congress. I received a message at in 9:30 in the morning and 10 a.m. in the morning was the inauguration time. Mother, I wanted- you received the message half an hour earlier. Half an hour. I wanted to make a big show for the Congress party. I Ji. wanted to tell to the Mumbai people that this is the Vilas Rao Deshmukh, this is the Manmohan Singh, and they started the works, and now it is coming to the fruits. And I wanted to make Congress volunteers with the Congress flag in the hand on each and every station, but I could not get the message. The fighting between the Congress and the Rashtravadi Congress was another reason for it. Rashtravadi Congress never allowed Congress to organize that program, and Congress never had guts to organize the program in the government. Right. Not the party can organize the program. Even if the government says no, we will do it. We do it for the party. But that is the whole lack of coordination between the party and the government.
that we could not convince. So what is the thing? people. I mean, Chandorkar Saab, what is the thing? And as far as our viewers are concerned, please do send your mails at insidestory@lemonnews.com. And of course, you can send in your messages, or you can call on the number that we're going to flash for you in just a little while. And there it is, right over there, 9987393117. That is 9987393117. Chandorkar Saab, so what did you guys think? What did the leaders think? जहां तक आपका सवाल है, आपने जरूर पूछा होगा हर एक से कि भाई चुनाव आने वाले हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं? मैं जानता हूं आपको, इतने सालों से जानता हूं मैं आपको, आपने ये जरूर सवाल उठाया होगा, बिकॉज यू आर अ वेरी कैंडिड, फ्रैंक एंड ट्रूथफुल पर्सन, एंड यू स्पीक ऑनेस्टली इवन एट ऑल पार्टी फोरम्स. उस वक्त इन लोगों की क्या मंशा थी कि भाई राहुल गांधी जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर और राजीव गांधी के नाम पर हमको वोट मिल जाएगा, ऐसा सोचना था क्या लोगों का? बताएं. नहीं, ये राहुल जी के नाम पे, सोनिया जी के नाम पे, और ये आपने कांग्रेस की जो भी अमानत है उस पर वोट्स तो कांग्रेस को जरूर मिलते हैं. लेकिन आज का जमाना 21st सेंचुरी में यूथ प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और यूथ के जो वोट्स थे वो यूथ के वोट्स, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, कांग्रेस पार्टी डजंट हैव दैट टाइप ऑफ कन्विंसिंग program for the youths on social media, and BJP surpassed Congress in that, and that was one of the reasons that. And the second thing is that Modi attack and Modi's so many. For example, in the Vidhan Sabha elections, Modi had 27 meetings in Mumbai. Right. 27 meetings in Maharashtra. In Maharashtra, and 6-7 meetings in Mumbai. जी. So. लेकिन चांदोरकर साहब एक और चीज, and I must thank RPCR for reminding me of that. एक और चीज, ये सवाल आपसे है, मैं चाहूंगा कि आप इसका दिल से जवाब दें. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 टर्म्स कंप्लीट करी बतौर एज प्राइम मिनिस्टर. 2 टर्म्स एज प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू डू सो अपार्ट फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू. 2 फुल टर्म्स किसी और प्रधानमंत्री के, हिंदुस्तान के किसी और प्रधानमंत्री ने कंप्लीट नहीं करी हैं. 2 फुल टर्म्स. ये जरूर है, जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा, कि जीडीपी ग्रोथ फेल फ्रॉम 9.2 और 9.3% केम डाउन टू 4.7%. ये बिल्कुल दुरुस्त है. द वर्ल्ड इकोनॉमी स्लोड डाउन. लेकिन जो सवाल हम बार बार हर कांग्रेस के नेता से पूछते हैं, आज हम चांदोरकर जी से भी पूछते हैं, कि जहां पर इटली, ग्रीस, स्पेन और यहां तक के अमेरिकन इकोनॉमीज वर फ्लाउंडरिंग. इटली में राइट्स हुए, ग्रीस में राइट्स हुए, द ग्रीक इकोनॉमी जस्ट फेल अपार्ट. इन स्पेन, in places like Barcelona and Madrid, there were people out on the streets because there was nothing in the shops. In that turmoil, India was an island of stability in this entire turmoil, and for that we must thank Dr. Manmohan Singh. आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतनी साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खत्म नहीं हुई. लेकिन दुख से यह कहना पड़ता है, चांदोरकर साहब, आप एमआरसीसी के प्रेसिडेंट हैं, कि आप लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही आप लोगों ने भुला दिया. आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही भूल गए. अपने ही प्रधानमंत्री को आपने पर्दे में रख दिया, उनके ऊपर एक वेल डाल दिया. यू सीम टू हैव बीन एम्बैरेस्ड ऑफ योर ओन प्राइम मिनिस्टर, प्रोफेसर चांदोरकर. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस why you could not publicize your own achievements of the last 10 years, sir. Oh, that is the reason ki decisions like food security bill was a landmark bill. Yes. Passed during the tenure of Manmohan Singh. Right. And which has created a history. Congress gave a right to eradicate hunger for every person in the country. It was not propagated. That is a major reason. So many achievements of the UPA government. And it was the main strategy of the opposition to show that there are 2 power centers, one at the hands of Sonia Ji Gandhi, the President Congress, and other at the. So why did you forget Dr. Manmohan Singh? That's what I want to know. We have not forgotten Dr. But you didn't project him. And how could you possibly win an election if you decided to keep your own prime minister in the background? क्योंकि आप लोगों को डर ये लगने लगा कि अगर हम लोग पिछले 5 साल की अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो लिहाजा डॉक्टर साहब के बारे में बात करनी पड़ेगी. और डॉक्टर साहब के बारे में जहां पर आप बात करेंगे, आपको ये लगने लगा कि शायद सोनिया जी या राहुल जी, इनमें से कोई जरा छोटा दिखने लगेगा.
Isn't that sad? No, Overall, rightfully speaking, if you had projected Dr. Manmohan Singh probably, आज की तारीख में मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आप बोलें. Pradeep, I would also like you to comment on this. आज की तारीख में मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में एक एक निर्णय ले सकते हैं, एफडीआई इनवाइट कर सकते हैं. आज की तारीख में he can even talk about full convertibility of the rupee. He can also talk about throwing out all the archaic laws. जो वोडाफोन का केस है, it has been more or less solved only because of the fact that Dr. Manmohan Singh government has left such a huge foreign exchange reserve, such a vibrant economy, such a solid economy, which can be turned once again into a vibrant economy. The Indian economy did not collapse. It consolidated, even though the growth rate came down, but it was still there. People were not out on the street and begging for food. Today, Narendra Modi is building on the achievements of Dr. Manmohan Singh. And very sadly, you in the Congress party decided to forget about Dr. Manmohan Singh. Professor Chandrukar. No, we have not forgotten Dr. Manmohan Singh. Dr. Manmohan Singh is always on the front. Day before yesterday, there was a program on celebration of 125th birth anniversary of Jawaharlal Nehru. He was very much there in the leadership, and we will never forget. He has made, as you know, I am grateful to you that you made such a positive statement about Manmohan Singh and the strong economy which he has gave to our country. But unfortunately, the criticism and the propaganda against Manmohan Singh by media and by the opposition party was so strong that we could not imagine that this type of things will happen. But Pradeep, But at the moment, sorry for interrupting you, Pradeep ji, that's part of politics. What Professor Chandrukar is saying is absolutely part of politics. It's the Congress party failed to combat that propaganda, and it appears they're still failing. आज की तारीख में भी अगर मान लीजिए पुरानी कांग्रेस होती, अगर मान लीजिए वो डायनामिक, एनर्जेटिक, शक्तिशाली, मैं ये नहीं कहता हूं नंबर ऑफ सीट्स के द्वारा शक्तिशाली, लेकिन ऊर्जा द्वारा शक्तिशाली अगर पुरानी कांग्रेस होती और आज अल्पमत की सरकार जिस तरीके से महाराष्ट्र में चल रही है, तो क्या वो एक दिन भी इस सरकार को चलने देती? प्रदीप जी बताएं. Sir, if you look at the background, आप देखो कि as he said, propaganda बहुत जबरदस्त था against, but as well as the economy itself fell. The current account deficit was down, the inflation हुआ, price rise था. You got the rupee falling. The rupee was really falling. And oil prices were rising. Oil prices were yeah, rising. that is right. All these factors were And going, today oil going prices are totally, falling. Totally against them. It was totally against them. And then he had books like written by Baru about the Prime Minister, that Prime Minister के last 2 साल अपने resignation letter जेब में लेके घूम रहा था, कहा कि center of power is 10 Janpad and not him. Pulak Chatterjee is taking all the files to Sonia Gandhi, and then it is being signed. I mean, everything was okay there. And scam after scam after scam. Scam after scam. And immediately after that, you come to Maharashtra, you have Mr. Prithviraj Chauhan inserted there, and Mr. Chandrukar along with him, and you found everything was standstill, nothing. It is going. almost as if, Clear-cut sir, it is indication almost that as if, economy will not move. no, hang on, it is almost as if the stars against were them. conspiring against you. Against It's them. almost like that. Yes. But still, you could have still done something. You could have still done something. In fact, you can still do something right now. What's the point of projecting Dr. Manmohan Singh now that the elections are over? मतलब सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या किया, कहने का मतलब ये हुआ. लेकिन चंद्रकर साहब, अभी तो आप ये बता दीजिए कि जहां तक आपका सवाल है, आज की तारीख में ये सवाल मैं कांग्रेसियों से पूछता हूं, तो लोग कांग्रेस वाले जैसे आप बोलते हैं कि that you are grateful to me for the fact that I am presenting this positive side of Dr. Manmohan Singh. Why couldn't you do it? That is one. Number two, the most important thing, 2G स्कैम से ये स्कैम का मसला शुरू हुआ. अगर आपको याद है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई सीएजी की कि 1,73,000 करोड़ का क्या हुआ, गबन हुआ. 1,73,000 crore का गबन हुआ. Now I think the Congress should ask, where is that 1,73,000 crores? उसको लाइए तो सही. चंद्रकर साहब बताएं. no, that is true. What you say, you are absolutely right. And Dr. Manmohan Singh is no way responsible that type of scam. Scam is made by the person who. But where is the scam? That's what I would like to know. There is no book. I think that it was discussed in the parliament also, and where actually, as you say, 1,73,000 crore have gone. That was a question. It was all notional, Right. and notional figures were shown in the parliament. So notional figures were made so convincing that people of this country, they went on believing that this is a scam. And Congress is not at all responsible for this type of scam. It was a coalition government that the Congress has to run, and Manmohan Singh was the Prime Minister in the coalition government. But
Manmohan Singh has been accepted as a best administrator, and recently Narendra Modi has congratulated Manmohan Singh for the government giving him the honor to Manmohan Singh. But he can afford to do it right now because he is one. He is the Prime Minister. At this time, Narendra Modi can afford to do anything. Anyway, Yeah. on that there is no problem. But the only thing is, as far as all of you are concerned, ये आप नहीं कह सकते कि कोई स्कैम नहीं थे. महाराष्ट्र में स्कैम हुए, और महाराष्ट्र में जो स्कैम हुए वो नोशनल वैल्यू नहीं थी, वो असल में लोगों के रुपए चुराए गए, लिए गए. और मैं उम्मीद करता हूं देवेंद्र फडणवीस जी ने जो अभी he has promised that he will get the money back. I really and truly hope he does. For instance, जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम है, जैसा कि अभी हमने बोला, अमरीश भाई पटेल के नाम पर 182 करोड़ हैं, अपने राधाकृष्ण विखे पाटिल के नाम पर 175 करोड़ हैं, पतंगराव कदम जी के नाम पर 100 करोड़ हैं, जो अभी तक वापस नहीं मिले हैं. चांद्रुकर साहब, उसके अलावा इरिगेशन स्कैम. अब इन सब चीजों का प्रभाव तो जनता पे पड़ता ही है. चांद्रुकर जी बताएं. Yeah, that is what the प्रभाव that जो भी उसका जो impact हो गया, and that is the reason why Congress and Rashtrabadi Congress lost. So what are you doing now about it? What are we doing now? And yesterday, Sharad Pawar in his keynote address in his party's meeting, he has said that a huge amount of money on the irrigation is spent, but money is not taken to home. The projects were huge, money was not sufficient, it was insufficient, and that is the reason the projects are not completed. You know, you have to accept this type of explanation and then convince the people. Right. So, but what I want to know from you right now is, what about now? What are you going to do now? ये बताइए. Now our first and foremost duty and our need is that to consolidate the party. Our workers' moral is to go high, and I am very sure that moral of the Congress workers is very high. The inspiring and charismatic leadership of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi is there, and we are sure that we will consolidate ourselves. And the second part of it Even is he doesn't that believe it. I don't think even you believe what you're saying. Isn't that right? No, I'm honestly saying, and I stand by it. And the second Of course part, you do. and second part of it is that Right. people are not getting convinced that BJP is a liar's party, and BJP doesn't behave as it speaks. BJP gave promises which are not fulfilled. They said that we will not sit with this Rashtrabadi Congress under any circumstances in the world. We will never take support of Rashtrabadi Congress, NCP. NCP is a party of the corrupt people. That is what Narendra Modi said at the hometown of Sharad Pawar. And Gee. now they are resting on their support. And so far as Shiv Sena is concerned, Shiv Sena is also not very positively responding to that party. That party is in minority. It is a government of a handful of 122 people, and it doesn't have a majority in the house. It is against the will of the people of the state of the Maharashtra. They are now convinced that the government has no majority. And the Dr. Prasad, government... one last question. We really have run out of time. Chief Justice Sawant, right here on this show, said that all that anybody has to do is to file a PIL either in the High Court or in the Supreme Court, present it properly, and the Supreme Court will declare this government in suspended animation immediately. Look, They will declare it illegal until such time as a confidence vote is taken on the floor of the House, where an actual vote takes place. There is no way that such a government can be allowed to exist. Are you going to do that, Professor so Chandrakar? we have started examining the legal ways, and You're still examining it. We are examining. We have seen the governor. We intend to see the president, and we intend to go to the Supreme Court, as Justice Sawant has said. But we would like to take this battle to the street. We want to tell the people of our state that, look here, this is the party which always lied, and you have voted this party, and they are not worthy to sit in the government. And you have to put them out. And the elections will be in 2 years' time, 3 years' time. Whenever it comes, I am very sure
that this type of people will be thrown out of the government, and once again Congress will come back in the Right, right. Professor Chandrakar, thank you very much for coming over here. It's been a great pleasure talking to you. As always, after a long, long time, we've got to, hear you. So, thank you so much, and all the very best to you. Thank you, thank you. Right, that was Professor Chandrakar, and of course, we will continue with our show after the break. We will talk about the NSCL scam. जी हाँ, NSCL scam के बारे में हम लोग बात करेंगे. हम लोग बैंक स्कैम के बारे में बात करेंगे. हम लोग डीम्ड कन्वेंस स्कैम के बारे में बात करेंगे. जी हाँ, लेकिन ऑल दैट आफ्टर द ब्रेक. लेकिन चांदुरकर साहब ने जो कुछ भी कहा कि बहुत ही जल्द 2 या 3 साल के भीतर ये सरकार जाने वाली है और कांग्रेस वापस आने वाली है, क्या आपको विश्वास है कि ऐसा होने वाला है? आप इसके बारे में क्या समझते हैं? आप जरूर लिखें on insidestory@lemonnews.com. Otherwise, of course, you can call us on that number which we have flashed for you already right there on your screen, 9987 393 117. Time for us to take a break. Before we take a break, of course, we'll show you the headlines. You take a look at the headlines. When we come back after the break, we will talk about the NSCL scam, and we will also talk about the great bank scam. That's after the break. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे फिजी के संसद को मोदी ने किया संबोधित. $70 मिलियन की मदद का ऐलान. जानलेवा बीमारी इबोला का भारत में पहला मरीज. लाइबेरिया से वापस लौटा एक युवक इबोला से पाया गया संक्रमित. हिसार में दिन भर पुलिसकर्मियों और संत रामपाल के समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद भी नहीं हुए रामपाल गिरफ्तार. एनसीपी प्रमुख शरद पवार का यूटर्न. कहा, महाराष्ट्र में जल्द हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव. और बड़े धूमधाम से सलमान ने की अपनी बहन अर्पिता की शादी. आमिर सहित बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल. Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. अभिव्यक्ति का एक अनोखा माध्यम, मगर आज तक केवल मनोरंजन के नजरिए से ही इसे देखा गया है। संगीत के कई आयाम हैं जो मानव जाति के लिए बहुत ही उपयुक्त माने गए हैं। गीत वो है जो गले से सुर बनकर बाहर आए, और जब इसमें साज जुड़ जाता है तब ये संगीत कहलाता है। इसमें लोक संगीत, लोकवाद्य अपने मूल स्वरूप में ही होते हैं और इन्हें बाहरी सजावट की जरूरत नहीं होती। इसलिए लोक संगीत या लोकवाद्य सीधे हमारे दिल तक पहुंचते हैं। गीत संगीत का असर मानवीय इंद्रियों पर होता है। इसका उदाहरण कि जिस तरह का गीत हमारे कानों पर पड़ रहा होता है, हम भी उसी मूड में चले जाते हैं।
गीत मस्ती भरा हो तो हमारे पैर थिरकने लगते हैं। गीत उदासी भरा हो, तन्हाई भरा हो तो हम भी उस वक्त के लिए तन्हा हो जाते हैं, उसी रंग में रंग जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 80 साल पहले भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने भी संशोधन कर ये सिद्ध किया कि पेड़ पौधों को भी संगीत लुभाता है, अपने ओर आकर्षित करता है और संगीत के सानिध्य में पेड़ पौधे बेहतर फलते फूलते हैं। आज अगर गीत संगीत हमारे जीवन में न होता तो हमारा आने वाला हर दिन काफी रूखा सूखा और तनाव। Right, welcome back. You're watching me, RKB, on Inside Story on Lemon News. यहाँ मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी, चैनल का नाम है लेमन न्यूज़। और हम बात करेंगे अभी हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में, हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, हम बात करेंगे डीम्ड कन्वेंस के बारे में, और डीम्ड कन्वेंस को लेकर के और अलग अलग सोसाइटीज़ में किस प्रकार की करप्शन होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। रहेंगे हमारे साथ रमेश प्रभु जी और तिवारी जी, एंड ऑफ कोर्स एक्टिविस्ट एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार। इस विषय के बारे में, इस विषय के मतलब अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई शिकायत है, कोई इंक्वायरी है, तो आप जरूर लिखें ऑन insidestory@lemonnews.com, और आप टेलीफोन करें, एसएमएस करें ऑन द नंबर दैट वी फ्लैश राइट ओवर देयर फॉर यू, व्हिच इज 9987393117, 9987393117। कल भी आपके काफ़ी फ़ोन आए, काफ़ी आपके एसएमएस आए। जल्द से जल्द आपको संपर्क करने की कोशिश की जाएगी, आपके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, और आपकी जो भी समस्या होगी, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि उसका समाधान जल्द से जल्द निकलेगा। रमेश प्रभु जी, डॉक्टर तिवारी, एंड ऑफ कोर्स Pradeep Nambiar ji and the entire channel is there at your disposal to solve all your problems. Now, let's look at the headlines and then let's get straight into it and let's find out A, when are the elections due, why were they postponed, और प्रोसीजर में इस वक्त क्या क्या तकलीफ है, नंबर 1, और नंबर 2, डीम्ड कन्वेंस को लेकर के जिस प्रकार आज की तारीख में भ्रष्टाचार चल रहा है, उस भ्रष्टाचार को किस प्रकार समाप्त किया जाए। बट फर्स्ट द हेडलाइंस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे फिजी के संसद को मोदी ने किया संबोधित। $70 मिलियन की मदद का ऐलान। जानलेवा बीमारी इबोला का भारत में पहला मरीज, लाइबेरिया से वापस लौटा एक युवक इबोला से पाया गया संक्रमित। हिसार में दिन भर पुलिसकर्मियों और संत रामपाल के समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद भी नहीं हुए रामपाल गिरफ्तार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का यू टर्न, कहा महाराष्ट्र में जल्द हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। और बड़े धूमधाम से सलमान ने की अपनी बहन अर्पिता की शादी। आमिर सहित बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। Right now, at the moment with us, we have Dr. Ramesh Prabhu, Dr. Tiwari, and of course, we've got Advocate Pradeep Nambiar. प्रभु जी, सबसे पहले आप, चुनाव होने वाले हैं, सोसाइटीज़ के महाराष्ट्र में 1 साल तक पोस्टपोन हुए थे। अब ऐसा है कि 31 दिसंबर के पहले सब लोगों को चुनावों की प्रक्रिया पूरी करनी है। आप ये बताएं कि क्या चुनाव असल में होंगे, या जिस तरीके से आज तक होता रहा है, ज़्यादातर जितनी भी छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं उसमें जो आज तक जनरल सेक्रेटरी रहा है, जो चेयरमैन रहा है, जो बाकी मेंबर रहे हैं, उन्हीं लोगों को एक बार फिर, जैसा कि असेंबली में हुआ, वॉइस वोट द्वारा उन सब लोगों को भी इलेक्ट कर दिया जाएगा। रमेश प्रभु जी बताएं। देखिए, इलेक्शन अभी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है या सोसाइटी, जितने भी महाराष्ट्र में सोसाइटीज रजिस्टर्ड है, लगभग 2.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जी, उनका इलेक्शन जो जिसका अवधि
31 मार्च 2013 में समाप्त हुआ है, उनका इलेक्शन 31 दिसंबर 2014 के अंदर लेना है। मतलब जिसका अवधि 14 फरवरी 2013 से लेके 31 मार्च 2013 के अंदर जो समाप्त हुआ है, उनका इलेक्शन 31 दिसंबर 2014 के अंदर लेना है। ऐसा जो प्रावधान अभी किया गया है जी, उसमें जितने भी सोसाइटीज है महाराष्ट्र में, उसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी एंड डी कैटेगरी की है। जब हम हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं, इसमें सी एंड डी कैटेगरी बनाया गया है। सी कैटेगरी का मतलब ये है जिसका सोसाइटी का 200 के ऊपर मेंबर्स है, उनका सी कैटेगरी बताया गया। जिसका इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से ही होगा, जहां 1 महीने का अवधि का प्रोग्राम होगा, जहां इलेक्शन अथॉरिटी जो है इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, इलेक्शन वोटर लिस्ट बनाया जाएगा, और अच्छे तरह से जिस तरह से असेंबली का इलेक्शन होता है उसी तरह से इलेक्शन सीक्रेट बैलेट में होगा। जिस सोसाइटी में 200 का नीचे मेंबर्स है, मतलब 199 का नीचे का मेंबर है, उनको डी कैटेगरी में बताया गया, उनका इलेक्शन जनरल बॉडी में ही होगा। उस जनरल बॉडी में इलेक्शन अथॉरिटी के हिसाब से, या जो अपना डेप्यूटी रजिस्ट्रार को इलेक्शन अथॉरिटी बताया गया, उनके कार्यालय से एक आदमी को नियुक्ति किया जाएगा। वो इलेक्शन अपना जनरल बॉडी में लेंगे। जिनका मेंबर 200 का नीचे है, उनका इलेक्शन जनरल बॉडी में ही होगा, जहां 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। वही इलेक्शन अथॉरिटी जो है वोटर लिस्ट बनाएगा। इस तरह से राइज ऑफ हैंड, वॉइस वोट या अनअपोज्ड इलेक्शन जो जनरल बॉडी में ही होगा, और इनका इलेक्शन जो 31 दिसंबर के अंदर होना चाहिए। जी डॉक्टर तिवारी, आप बताएं, जहां तक के प्रोसीजर का प्रश्न है, क्या प्रोसीजरली एक एक चीज फॉलो की जा रही है, बताएं। देखिए, जहाँ तक सी और डी कैटेगरी का है, मेरा हमेशा एक ऑब्जेक्शन रहा है, जब सी वालों के लिए आप सीक्रेट बैलेट बॉक्स का आपने एक व्यवस्था किया हुआ है, तो डी वालों के लिए क्यों नहीं किया गया? जी, जब जहां आप वॉइस वोटिंग की बात करते हो, अगर कोई खड़ा भी होना चाहेगा वो नहीं खड़ा होगा। जो पहले जो एक तंत्र जो एक चल रही थी, वही प्रथा आप वापस से चालू कर रहे हो। दूसरी जगह पे जो ये इलेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, 40% से ज्यादा सोसाइटियों में तो आपने कोऑपरेटिव ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी है, जो आपके स्टाफ में काम करते हैं। एक जगह सहकार आयुक्त ये कहते हैं, या जो भी सह निबंधक या विभागीय सह निबंधक हैं, वो उनका ये कहना है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की कमी है। अगर आप उनको इलेक्शन ड्यूटी में लगा दोगे तो कर्मचारी को कौन आके उनकी जगह पे काम करेगा? कितने लोग सालों से आके फाइल मूव नहीं होती, उनका काम नहीं होता है, आप ये बोलते हैं हमारा स्टाफ ही नहीं है, और उस स्टाफ को आपने इलेक्शन ऑफिसर बना दिया है। ये सीधा साधा एक भ्रष्टाचार का तंत्र है। दूसरा, आप एसोसिएट मेंबर के ऊपर आपने अपनी क्लैरिटी रखी ही नहीं है। 100 रुपया देके कोई भी चाय वाला, पान वाला, भाजी वाला कोई भी आके एसोसिएट मेंबर बन के कोई भी मैनेजिंग कमेटी में चले आएगा। फर्ज करो कल का वही एसोसिएट मेंबर कोई करप्शन करता है या सोसाइटी का फंड खा के चले जाता है, तो उससे वसूली कहां से होगी? उसका तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है उस बिल्डिंग में। इस मामले में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। 2000 एक्ट में एसोसिएट मेंबर का कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है। उसमें क्लियर कट दिया है, जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में पहला होगा वही आदमी मैनेजिंग कमेटी में आ सकता है, वही इलेक्शन में खड़े हो सकता है। और शेयर सर्टिफिकेट में पहला नाम किसका आता है? जिसका शेयर एग्रीमेंट में नाम हो। जी। लेकिन आपने मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन को बचाने के लिए, और एक ग्रैंड पैराडी करके एक सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी है, उसको आपने बचाने के लिए हर्षवर्धन पाटिल साहब ने एक सर्कुलर निकाल दिया, नहीं एसोसिएट मेंबर को भी आप मैनेजिंग कमेटी में ले लो, भले ही उसका कोई भी शेयर ना हो। यानी ग्रैंड पैराडी हाउसिंग सोसाइटी, द वन व्हिच इज ऑन वार्डन रोड, Yes, right next to the Parsi Tower Asylum, राइट। right, अभी जी। उसमें भी सबसे बड़ा घोटाला है। 12 दिसंबर 2013 में उसका आपने रेफरेंस 30 नवंबर 2013 को हर्षवर्धन पाटिल साहब के कहने पे डेस्क ऑफिसर ने एक सर्कुलर निकाला जी, और वो जो कॉपी थी वो सहकार आयुक्त के नाम पे थी। तो मेरा मानना यह है, सहकार आयुक्त ने तो 25 दिसंबर को सर्कुलर निकाला, तो डी वार्ड के उप निबंधक को सर्कुलर मिला कहां से रेफरेंस देने के लिए? चूंकि वो सोसाइटी में बड़े बड़े लोग रहते हैं, इसलिए एसोसिएट मेंबर के नाम पे आपने एक सर्कुलर एक्सेप्ट कर लिया। और ठीक उसी के 15 दिन के बाद एक छोटी सोसाइटी थी जो वर्सोवा में रहती है, उसको महेंद्र मस्के साहब ने डिजॉल्व कर दिया। वहां पे एसोसिएट मेंबर का मसला था। तो एसोसिएट मेंबर का पहले क्लियरिटी दे दो। मेरा सिंपल सवाल है, एक्ट में प्रोविजन नहीं है, एमसीएस एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जिसके अंदर हम गवर्न होते हैं, उसमें प्रोविजन ही नहीं है एसोसिएट मेंबर का। कोऑपरेटिव सोसाइटी इलेक्शन रूल में भी प्रोविजन नहीं है। प्रदीप जी आप बताएं। Things are becoming more and more confusing, more and more involvement of the cooperative department. But as बार-बार ये देखा रहा है कि स्टाफ नहीं है। कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि डायरेक्टली रजिस्ट्रार ऑल्सो बीइंग अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर 25 सोसाइटीज में एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है। आप कर रहा है कि स्टाफ नहीं है। एंटायर थिंग
as you said, requires a cleansing. I mean, आप बार-बार आपने डीम कन्वेंस का निकाला, डीम कन्वेंस में हजार अपने उलझन पेश कर दिया है और लोग उस उलझन में ही फंसे हुए हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पूरे टॉल तरीके मेंबर आएंगे, ऑफिशियली थिंग्स होगा, द एंटायर थिंग सीम्स टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर कॉम्प्लिकेटेड, थिंग्स हैव टू बी मच मोर इजियर. And I think the government must work towards easing things rather than complicating things. But anyway, reforms रहना चाहिए. Absolutely, but wait a minute. जो प्रदीप जी ने अभी बात कही, that's a very important point, and I think we must concentrate on that. रमेश बाबू जी, आप ये बताएं कि यहाँ पर सरकार सिंप्लीफाई करने के बजाय ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही है चीजों को. After all, I hope the new government which is coming in Maharashtra, again and again we are saying the same thing. I hope they do something about it, because after all, the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has said very, very clearly that as far as he is concerned, he wants to simplify everything. He wants to get rid of all the old archaic laws. He wants to throw them out. Now, over here, if you look at what Dr. Tiwari has said, this seems to be a very complicated matter. Ramesh Babu ji. देखिए, एक प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. जी. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स मतलब लोगों ने चुन के दिया हुआ कमेटी इलेक्शन में आना चाहिए, मतलब इलेक्ट होके आना चाहिए. हालांकि वो वास्तव मतलब प्रैक्टिकली होती नहीं है. इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब एक अमेंडमेंट करते हुए तो ये बताया गया कि देयर विल बी इंडिपेंडेंट इलेक्शन अथॉरिटी. तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन अथॉरिटी होने से क्या होगा, उसमें ये होगा कि बाहर का आदमी आएगा तो फ्रीली एंड ट्रांसपेरेंटली इलेक्शन होगा, जिससे जिनको भी इलेक्शन में खड़ा है ना वो हो सकते हैं. और यदि किसी को मान लीजिए ये इलेक्शन अथॉरिटी नहीं होता था तो ये होता था कि जो अभी का कमेटी है वही किसी ना किसी को डिफॉल्टर करते थे, कोई ना कोई अपना खुद का रिटर्निंग ऑफिसर बना के जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको कोई भी कारण दे के रिजेक्ट करते थे. अभी इसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आएगा और मुझे लगता है कि जो भी किया है बहुत अच्छा किया है. इतना ही है, प्रैक्टिकली जिस तरह से स्पिरिट है उसी तरह से इसको प्रैक्टिकली. आई डोंट थिंक रमेश बाबू जी एग्रीज विद यू. प्रभु साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा. चुनावी प्रक्रिया जो होती है ये सेक्रेट बैलेट बॉक्स के थ्रू होना चाहिए. अभी किसी चुनाव में मैं भी खड़ा हूं, रमेश प्रभु जी भी खड़े हैं और 4 वोटर हैं. अगर उसमें से 3 वोटर ने मुझे वोट नहीं दिया, मेरे सामने ही वो रमेश प्रभु जी को वोट देंगे, मैं तो बाहर उनको पकड़ के मारना चालू करूंगा. ये आप सीधा सामने वाले की दुश्मनी करा रहे हो. कोई भी चुनावी प्रक्रिया हो, चाहे वो 200 मेंबर की सोसाइटी हो, चाहे 500 मेंबर की सोसाइटी हो, चाहे 40 मेंबर की सोसाइटी हो, या 10 मेंबर की हो, या 10 या 20 की हो. जी, बाकायदा आपका एक सिस्टम होना चाहिए. मेरा एक मानना है, अगर कहीं पे एमपी का चुनाव हो रहा है जहां पे 2 करोड़ लोग मतदाता है तो वहां पे आप बैलेट बॉक्स के थ्रू लोगे, और जहां पे अगर 50 लाख मतदाता है तो आप हाथ उठा के आप मतदान करवाओगे. ये वॉइस वोटिंग और हाथ उठा के जो मतदान होता है, यहाँ पे सीधा आप करप्शन करा रहे हो, क्योंकि कोई भी किसी दबंग आदमी के सामने खड़ा नहीं होगा. जी, तो आप वही सिस्टम आप कैसे फॉरवर्ड कर रहे हो. और प्रदीप जी, डॉक्टर तिवारी और रमेश बाबू जी, और जो लोग एस्टैब्लिश्ड हैं, पहले के ही जो सेक्रेटरी रह चुके हैं या चेयरमैन रह चुके हैं, ज्यादातर आप देखेंगे 60 to 70% सोसाइटीज में वही लोग री इलेक्ट होकर के आ जाएंगे, क्योंकि वॉइस वोट होगा और शो ऑफ हैंड्स होगा. प्रदीप जी बताएं. Exactly, sir. I agree with Dr. Tiwari and more or less Prabhu ji is concerned. Transparency होना चाहिए, but here we are fearing what more and more interference from the Department of Corporation, because हर चीज में उनको involvement होगा, हर चीज में already as you see the corruption deemed convinced जहाँ पर है, corruption इतने spread हो चुका है. People have no answers to simple questions. They don't know even the beginning of what is the deemed conveyance where things are. And after, अब ये आप पूरे societies के scheme देखोगे, इसको जैसे तिवारी जी ने कहा, if it's a secret ballot, why not for everybody? Why only specified? Because as he said, in a small society or big society, if you're talking about a democratic setup is the same everywhere. तो अगर secret ballot हो रहा है, तो छोटे सोसाइटीज में भी होना चाहिए और बड़ी से. आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू, आई मीन इसमें रिफॉर्म प्रोसेस में टाइम लगेगा. और ये दर्शकों के सामने मैं ये बात रखना चाहता हूं. ये सवाल हमारे दर्शकों के लिए, आप बताएं, क्या सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए सोसाइटी की, या वॉइस वोट से, या शो ऑफ हैंड से? आप बताएं. आप लोग इस नंबर पर फोन करें 9987393117, 9987393117, या फिर आप हमें मेल करें on insidestory@lemonnews.com. Do you think it is right to have different procedures for different societies? छोटी से छोटी सोसाइटी हो या बड़ी से बड़ी सोसाइटी हो, हर जगह पर जिस प्रकार आप इलेक्शन में वोट देने जाते हैं, क्या उसी प्रकार सोसाइटी का भी इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग जवाब दें. That is the number right over there, 9987393117. हाँ या ना में आप जवाब दें. आप बताएं. मुझे ऐसा लगता है
कि कानून हर एक के लिए एक होना चाहिए, छोटी से छोटी सोसाइटी हो या बड़ी से बड़ी हो, सीक्रेट बैलेट द्वारा ही होना चाहिए। बाय शो ऑफ हैंड्स एंड बाय वॉइस वोट कोई मतलब नहीं बनता है, जहां तक मैं समझता हूं। प्रभु जी आप बताएं। नहीं, मैं तो आपसे मानता हूँ, तो सबको एक ही तरीके से होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से छोटे छोटे हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ 10, 15, 25, 50 लोग हैं, उनका ये मानना था कि जब हम सीक्रेट बैलेट करते हैं और उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, उससे लोगों में मतलब लोग आजकल हाउसिंग सोसाइटी में इलेक्शन में खड़ा भी नहीं होते, मतलब आगे नहीं आना चाहते। तो उस टाइम में कोई ना कोई आदमी आता है तो अनअपोज्ड इलेक्शन होगा। इसको मद्देनजर में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये कानून किया है कि 200 का नीचे होगा तो उसमें शो ऑफ हैंड से ही तो सोसाइटी का या वॉइस वोट से इलेक्शन हो, वो भी जनरल बॉडी में हो, ताकि प्रक्रिया छोटे से मतलब जितना जल्दी हो उतना जल्दी हो पाएगा। लेकिन रमेश प्रभु जी, जो डॉक्टर तिवारी ने बात कही, जो अभी अभी प्रदीप जी ने भी जो बात कही कि जहां तक के एस्टैब्लिश इंटरेस्ट जो हैं पहले से ही सोसाइटी में, जो अभी तक मेंबर सेक्रेटरी हैं या जो जनाब ट्रेजरर हैं या जो चेयरमैन हैं जो अब तक रह चुके हैं, उनके खिलाफ उनके सामने वोट देने कौन जाएगा? नहीं, सही है, बताएं। ये गलत होगा। और उसमें मैंने ये भी बताया गवर्नमेंट को कि 15 दिन का जो आप प्रक्रिया लेते हो, जनरल बॉडी में आप इलेक्शन लेते हो, ये कैंडिडेट खड़ा रहना चाहता है, उसको उधर का उधर ही इलेक्शन ऑफिसर रिजेक्ट करता है, तो उसको अपील प्रोविजन भी नहीं है। तो यदि कैंडिडेट ज्यादा आता है तो किसी ना किसी को उधर खड़ा होने को भी नहीं देंगे, तो उनके ऊपर दबाव बन सकता है। जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए शायद वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जिस तरह से आप सी कैटेगरी को 30 दिन का प्रक्रिया करते हैं, उसी तरह से डी कैटेगरी को भी होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट का सोच थोड़ा सा अलग है। डॉक्टर तिवारी आप बताएं, क्या ऐसा मैं होगा आपके में, मुताबिक? क्या वास्तविकता में ऐसा होगा? मैं मानता हूं सर, जो सच है वो डॉक्टर तिवारी भी सच को सपोर्ट करेगा, जो गलत है उसको रमेश प्रभु जी भी गलत को सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ सवाल क्या है, ट्रांसपेरेंसी की हम बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी है कहाँ पे? अगर हम सहकार विभाग की बात करें, डीम्ड कन्वेंस की बात करें, हम आपको एक ब्लैंक रजिस्टर का फोटोग्राफ दिखाते हैं, बाकायदा ब्लैंक रजिस्टर रखा हुआ है, आप पैसा दे दीजिए, 10 साल 5 साल पहले का ऑर्डर लेके चले जाइए। ये हिसाब से तो ये सहकार खाता चलता है। दूसरा, जहां पे आप वॉइस वोटिंग करा रहे हो, क्या उस सोसाइटी से सहकार खाते के लोग पैसा नहीं लेने वाले हैं? जो इलेक्शन ऑफिसर बन के आने वाले हो तो पैसा लेने वाले अपनी फीस। जब आप अपना पैसा ले रहे हो, दूसरा आपने जो सोसाइटियों में लूट मचाई, आप उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से आप इलेक्शन कराओगे तो सोसाइटी वाले क्यों नहीं पैसा देंगे? हर आदमी पैसा देना चाहता है, हर आदमी खड़ा होना चाहता है, आप उसको खड़ा होने का मौका दीजिए। डेमोक्रेसी में हर इंसान, हर आदमी के सामने, लॉ के सामने हर आदमी बराबर है। लेकिन आज का जो तंत्र है, आज का जो समय है, आज के समय में कानून के सामने हर आदमी बराबर नहीं है। यहाँ पे बंटवारा कर दिया गया है। जिस हिसाब से यहाँ हम बात कर रहे हैं, 200 मेंबर से कम सोसाइटी है, तो वहाँ पे वॉइस वोटिंग होगी, हाथ उठा के वोटिंग होगी, और 200 से ज्यादा होगा तो वहाँ वोटिंग। Sir, one thing is we need to educate the entire जो सोसाइटीज है, हाउसिंग सोसाइटीज को एडुकेट। जैसे एक चीज है कि जैसे कहा कि लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इलेक्शन प्रोसीजर्स में, जैसे प्रभु जी ने कहा कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज के लोग बाहर निकलते ही नहीं है। दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग, दे डोंट वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग। तो दिस चीज को कैसे अगर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स दे वांट टू गेट एवरीबॉडी इन्वॉल्व, तो एक प्रॉब्ली एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी उनको इंक्लूड करना पड़ेगा, जहां की हर सोसाइटी मेंबर इस चीज में इन्वॉल्व हो। बिकॉज बहुत सारे लोग आजकल डर ही जाते हैं कि कमिटी में आना। एक तो आपने कहा एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, मोटिवेटेड पर्संस हैं, जिनको कॉज है, कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ के वो इलेक्शन में प्रक्रिया में चेयरमैन, सेक्रेटरी, ऑफिस बेरर्स बनना चाहते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ हु डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस, उनको ड्रैग करके इस एंटायर इलेक्शन प्रोसेस में कैसे इन्वॉल्व किया जाए, उसमें भी सोचने वाली बात है। And of course over here, you know, there is already a proposal to see to it that non-voting is made into an offense. And I think we should start with housing societies. जो वोट करने नहीं आता अपनी हाउसिंग सोसाइटी में, that should be registered as an offense. That is number one. And number two, in my personal opinion, secret ballot is the only way out. And democracy will have to start right from the grassroots. जैसे पंचायती राज आप लेकर के आए, इसी प्रकार भले वो हाउसिंग सोसाइटी हो, छोटी सी क्रेडिट सोसाइटी हो, कोई भी सोसाइटी हो, हर सोसाइटी में सीक्रेट बैलेट द्वारा मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन होना चाहिए, वरना वो निरर्थक है। क्योंकि वॉइस वोट से या शो ऑफ हैंड से कुछ मतलब नहीं बनता है। इट विल बी एज लीगल एज देवेंद्र फडणवीस proof that he has got the majority in the house. He does not have majority, not right now, because at the end of the day you have to prove your majority on the floor. In a similar manner, every society everywhere must be asked to select or elect
not select over here, to elect their managing committee members by secret ballot. At least that's my opinion. Ramesh Babu ji, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए. Dr. Tiwari, as usual, again, great pleasure having you on. Pradeep, of course, remains with us. We have to take a short break. After we come back, we will talk about the NSCL scam, and we will also talk about the Maharashtra Cooperative Bank scam. We will also talk about all the other bank scams that we have been talking about up till now. But that's after the break. We leave you with the headlines. When we come back after the break, we will talk about the biggest scam ever in Maharashtra. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे फिजी के संसद को मोदी ने किया संबोधित. $70 मिलियन की मदद का ऐलान. जानलेवा बीमारी इबोला का भारत में पहला मरीज. लाइबेरिया से वापस लौटा एक युवक इबोला से पाया गया संक्रमित. हिसार में दिन भर पुलिसकर्मियों और संत रामपाल के समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद भी नहीं हुए रामपाल गिरफ्तार. एनसीपी प्रमुख शरद पवार का यू टर्न. कहा, महाराष्ट्र में जल्द हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव. और बड़े धूमधाम से सलमान ने की अपनी बहन अर्पिता की शादी. आमिर सहित बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल. Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. अभिव्यक्ति का एक अनोखा माध्यम, मगर आज तक केवल मनोरंजन के नजरिए से ही इसे देखा गया है. संगीत के कई आयाम हैं जो मानव जाति के लिए बहुत ही उपयुक्त माने गए हैं. गीत वो है Right, welcome back. You're watching me, RKB, on Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj. The name of the program is Inside Story. And the name of the channel, as you know, is Lemon News. That's your channel. जी हाँ, जहाँ तक लेमन न्यूज़ का प्रश्न है और हम लोगों का प्रश्न है, पूरी लेमन न्यूज़ की टीम आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी, आपकी हर मुसीबत में, और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने में हमेशा आपके साथ है और आपकी मदद करेगी. And that, of course, is the email address right over there, insidestory@lemonnews.com. And of course, we also have a telephone number that you can call us on, which is 9987 393 117. 9987 393 117. That is the number. Let's take a look at the headlines, and then we will talk about the NSCL scam, and then after that we will talk about the Maharashtra Cooperative Bank scam. And of course, the other scams also which are there in Maharashtra, including the Mumbai District Cooperative Bank scam, including the Kapol Bank scam, including the CKP scam, and everything else. आखिरकार जो फिगर्स हमने आपके सामने रखे थे
182 करोड़ हो गया, 175 करोड़ हो गया, 100 करोड़ हो गया, ये पैसे कब वापस आएंगे? लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे NSCL स्कैम के बारे में, बट फर्स्ट द हेडलाइंस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे फिजी के संसद को मोदी ने किया संबोधित। $70 मिलियन की मदद का ऐलान। जानलेवा बीमारी इबोला का भारत में पहला मरीज। लाइबेरिया से वापस लौटा एक युवक, इबोला से पाया गया संक्रमित। हिसार में दिन भर पुलिसकर्मियों और संत रामपाल के समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद भी नहीं हुए रामपाल गिरफ्तार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का यूटर्न, कहा महाराष्ट्र में जल्द हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। और बड़े धूमधाम से सलमान ने की अपनी बहन अर्पिता की शादी। आमिर सहित बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। Right, and talking about the NSCL scam at the moment, with us, we've got Advocate Pradeep Nambiar, and of course, we also have Ketan Shah with us. जी हाँ, केतन जी नमस्कार। नमस्कार, राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ इनसाइड स्टोरी से, लेमन न्यूज से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इनसाइड स्टोरी में। केतन शाह साहब, आप ये बताएं कि जहां तक NSCL स्कैम का प्रश्न है, 5,600 करोड़ का स्कैम है। आपके मुताबिक नंबर 1, कब तक पैसे वापस मिलने की उम्मीद है? और नंबर 2, जिस प्रकार the Supreme Court has refused to interfere in the bail cancellation plea on the grounds that the petitioners have no locus to ask for the bail cancellation plea. In fact, it has to be either the state government or the prosecution agency which has to approach the court. Now, what do you make of the two? Ketan ji बताएं. First, when do we expect the money to come in? जी. I am very confident that the merger of FTL and NSCL will go through. जी. Because the new government, they have definite will. And Gee. they have investors' interest at heart, unlike the previous government. So once the merger is through, we are confident we can get 60 to 70% of the money immediately. Rest Fantastic, of it can absolutely wonderful. जी. The rest of it maybe can come in a year or two. Nobody is really bothered if we get bulk नहीं, of it लेकिन ये जो 60 to 70% की आप बात कर रहे हैं, आपके मुताबिक, क्योंकि देखो मर्जर तो जब मर्जर अनाउंस किया गया था सरकार द्वारा, it was supposed to be in a period of 60 days. 60 days period I think will be over very, very shortly. So which means the about a merger will month. come through. जी. Yeah. We are quite confident the merger will come through, given the honesty and uprightness of ministers in Modi Sarkar and their will to address this scam properly. जी. Now, your point number 2, the Supreme Court has refused to entertain the bail challenge SLP of investors. Yes. That is purely on technical grounds, and we rue the fact. We are sorry that state of Maharashtra, which was under, and the Home Ministry was with NCP. We are sorry that they did not challenge the bail order. Right. It was not with BJP who have assumed power just now. It was with NCP. Some people also call them Nationally Corrupt Party. So are you approaching the BJP now? Are you approaching the BJP Yes, government yes, now yes. and asking them? I have closely interacted with BJP ministers. Right. I'm glad to say that their credibility is impeccable, wonderful character, and they come across as real saviors for us investors. लेकिन केतन शाह जी, आप ये बताएं कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में, उनके साथ क्या आपकी बातचीत हुई है? That they should make themselves a party, or they should ask the prosecution agency? BJP, I mean, Devendra Fadnavis has been sworn in just now. Recently only he has secured the vote of confidence. So Right. let him find his feet within a week. We've tried to send a letter to him that we would like to meet him. Just yesterday the letter went out. और इस वक्त हमारे साथ हैं जिग्नेश शाह जी। माफ कीजिएगा, not जिग्नेश शाह. I wish Jignesh Shah was here so we could interrogate him. At the moment we've got Ketan Shah with us. लेकिन आप ये बताएं केतन शाह जी कि अगर जिग्नेश शाह की बेल कैंसिल हो जाती है, for example, if you actually succeed in cancelling his bail, what good will that do? ये जरा बताएं. It would only set an example that nobody can perpetrate the fraud and walk out free. Apart from that, technically, in terms of money coming back, monetarily, it would not benefit investors much. जी. Monetarily, it will not invest Investors much. No. Right, but the only thing is it will send out a message that hey, listen, you Yes, can't play around yes, with the yes, system, yes. and you You can't can't play roam around free on the streets.
you can't keep on mocking investors. You can't spam the government of India on Twitter and social media. Right. There has to be a message to him. That's right. Pradeep, you want to ask a question? Please go ahead. Do you think that the 22 or 24 defaulters, 22 of them are shedding crocodile tears because Mr. Jagmohan Garg was here on the show and he was telling Mr. Bajaj that yes, we really feel for the investors and we are ready to dispose of our properties and we are agreeable to everything. It is but the interdepartmental problems and the government bureaucracy that is hampering the money that can be paid back to the investors. Do you think so, sir? I would rather take Santa Claus more seriously. Right. What you're saying is that as far as Mr. Jagmohan Garg is concerned, are you saying therefore, and at the All moment of them with are us, we've crooks? got Ketan Shah, are you saying therefore that when he says that whereas their property has been attached and it is the enforcement directorate which has gone to the High Court and got a stay on the disposal of that property via auction, what's he saying? Essentially, No, what is he listen, saying? when you talk about Jagmohan Garg, he has signed an agreement with about 20-25% haircut. Now, firstly, for starters, I don't know where that haircut comes from. Who gives right to NSCL to offer that haircut to borrowers? Does it mean FTIL would fill up that 20-25% gap? Right. That is one question. Second, the ED has attached, to the best of my knowledge, properties worth about 100 crores, not more than that. And by now, by the agreement that Mohan India they had signed with NSCL, they should have coughed up at least 600-700 crores. So where is that of the money? Ketan Shahji, but Ketan, at the moment, this is very, very surprising because Jagmohan Garg told us that he owes the NSCL somewhere in the region of only about 700 crores, not the 886 crore figure which is being mentioned. That is number one. And he also says that his property worth over 600 crores is at the moment attached with the NSCL. No. He's definitely inflating figures. I don't think, realistically speaking, I don't think the property attached by ED is more than 100 crores. And the property he has, with consent, surrendered to NSCL is probably 250 or 300 crores. So where is the rest of the money? Right. Right. And the other thing that we also came to know about the property was that these are all undeveloped plots. Exactly. The prime properties that he has, the hotels that he has in Delhi, those plush Swiss hotels that he owns in Delhi, they are his own. But undeveloped plots and agricultural land he has given to investors, or rather NSCL, which would take probably months or years to liquidate. So Jignesh, so Ketan, how are you so sure? Now, I'm sorry, we've got Jignesh Shah's picture on the screen at the moment, so which is why I was wondering. Now, so Ketan, how are you so sure that you're going to get your money back? No, I'm pretty confident on Modi Sarkar. They're my sole hope. Right. But sir, if you see the way the people are coming out on bail, now the general feeling about the investors is that these people should be in bail at least till some of the properties realize and money is gone to the escrow account or something like that. Now just प्रकार से bail मिलते जा रहे हैं सभी लोगों को, because one of the main accused like Jignesh Shah was out on bail, so definitely all the rest will definitely get bail. Absolutely. And the way the procedure में चल रहा है, जिस प्रकार से सबको bail मिल रहा है, this everything becomes a sort of suspect. How the people are going to money back? पिछले history जो देश का है, जो पैसे वापस liquidation करके पैसे मिलना, it's abysmal, it's dismal. So for your information, I was the one who challenged Jignesh Shah's bail application in Mumbai High Court. Right. I had put it forward to Chief Justice, not Chief Justice, Justice Tipse, that an example should be set like Sahara Shri. Jignesh Shah should not be allowed to go scot-free till he pays at least bulk of the money that he owes to investors. But and which is strange. I tell you what, Ketan, I'm very glad you brought that point up. Whereas in the case of Mr. Subroto Roy Sahara or Sahara Shri, the fact remains that there are no complainants in the Sahara case. Exactly. In this case, there are 13,000 complainants. That was the exact point I made to the justice. Yes. But somehow this got overlooked. And the public prosecutor who was selected by, obviously, Mumbai police running under NCP back then, they did not make an all-out effort to see to it that Jignesh Shah does not go out. And even after getting the bail, they have not challenged, they have not filed SLP for the last nearly 3 months, which shows, something is definitely amiss. There is more to it than what meets the eye. Right, and also, as far as Mr. Mayaram is concerned, when all of you investors had met Mr. Mayaram, we were told right over here by Mr. Saraf. Mr. Saraf was here on the show, and he said very, very clearly that when Mr. Jignesh Shah and his group met Mr. Mayaram, they came out smiling. And when the investors met him,
they looked as if their entire world had collapsed. Sir. Correct. Now, the very fact that he has been shunted from finance ministry to now minority affairs, it speaks volumes, how Modi Sarkar perceives him. I am sure soon there will be a CBI inquiry and soon he could be behind bars if they Now, over unearth, here, more than what we have found very out. good. But I'll let Pradeep come in just after this question. You are mentioning the CBI inquiry. Aapne mentioned kya CBI Yes, inquiry. I have filed my complaint with CBI as well. Now, over here, let's be very clear. NSCL was started in partnership with NAFED. NSCL and Exactly. NAFED, right? Yeah. Now, very clearly, there has been a lot of political patronage Absolutely. to NSCL, to Mr. Jignesh Shah and all his associates. So, when will that political patronage come out? When will those people be investigated? When will those people be behind bars? वो जरा बताएं. Only when CBI takes this up wholeheartedly. For our information, 2 directors of NSCL, Yes. they are also co-directors with Supriya Sule. Yes. There's a company called Center for International Trade in Agriculture. Yes. But 3 of them are, co-directors. So that speaks volumes, about political patronage. And if you check who cut the ribbon of NSCL, just find out. And, it will add up. It will make a lot of sense. G. Why the scam was allowed to, Are you balloon pointing to at Mr. Sharad 5,600 Pawar? crores? What are you doing? Are you pointing at Mr. Sharad Pawar? Is that what you're saying? That You Mr. can do Sharad your Pawar math. is responsible? I am not naming names. You can do the math. It's all available in public domain. Right, Pradeep. Sir, the main thing is, the EOW says around 4,000 to 5,000 crores of assets that they have already attached. Now that is a big suspect, because if you go back to SEBI Sahara case, there was a property in Mumbai which Sahara said worth 19,000 crores, but on scrutiny by SEBI and an independent audit done, it was worth at least some 100 crores, some few hundred crores. Now this kind of anomalies, now are you doing something similar like that to verify the... No, frankly, I don't have the wherewithal to find out the numbers. But yes, the investigating agencies and people who attach properties, they have a tendency to overshoot at times when they state figures. Because which means You are correct. There is likelihood that the actual Pradeep, properties, which are not even attached, most of them are secured, would be less than what they claim. Because in many cases we find that they are greatly overrated. The entire Yes, that's entire very property seized, and the entire liquidation process takes a long time. Now cancellation of bail, you said it is up to the enforcement agencies. Now EOW Mumbai is one of the investigating agencies. And now, do you think that you can pressurize the government of Maharashtra, meet them and push them to see that EOW Mumbai, goes for the cancellation of the bail process? Yeah, we will try. We've already written to the Chief Minister yesterday, and we'll try our best to see to it Because that Bajaj EOW works fast and swiftly. Because जितने NCP and BJP के tactical lines जो मुंबई महाराष्ट्र में है, many investors and many associations who are in touch with us, they put a big question mark over the conduct, whether these things are really going to happen, whether all these big scams, including the Jignesh Shah scam. I still have faith in Mr. Fadnavis. He's been an RSS man all his life. He's a man of impeccable character. And no matter what political pulls are, I'm sure he will deliver justice. And as far as Mr. Fadnavis is concerned, Mr. Fadnavis has made it very, very clear, and he has announced it a number of times that he is not going to leave any scamster. जहाँ तक देवेंद्र फडणवीस जी का सवाल है, उनका खुद का फेसबुक पेज जो है, वहां पर भी अगर आप देखें तो उन्होंने ये कहा है कि भाई जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी स्कैमस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने इतने स्कैम्स उजागर किए असेंबली में, लिहाजा as far as he is concerned, he is not going to leave anybody. In any event, Ketan, thank you so much for talking to us. My pleasure. Great pleasure. Keep up the good work. We're always there with you. Thank you, sir. Right, and in case you have any problems, as far as our viewers are concerned, that's the number right over there. Please do, give us a call on that number, which is 9987-393-117. 9987-393-117. That is the number. Do give us a call on that number. और उसके अलावा हमारा ईमेल एड्रेस है insidestory@lemonnews.com. ना ये तो बात रही NSCL की, और हम जिस प्रकार कल बात कर रहे थे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, कापोल बैंक के बारे में, सीकेपी बैंक के बारे में, और ना जाने कितने बैंकों के बारे में. लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लें नाबार्ड की रिपोर्ट. कैन वी हैव दोस ग्राफिक्स ऑन फुल फ्रेम प्लीज? लेट्स टेक अ लुक. अजीत दादा पवार जो हैं, ही इज he was a director. पतंगराव कदम जी को अभी 100 करोड़ देने हैं. I think those graphics will come back again.
द स्कैम इज वर्थ 500 करोड़। 500 करोड़ का स्कैम है। जी हां, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम जो है वो 500 करोड़ का है। अजीत पवार इसके डायरेक्टर थे। जी हां, इसलिए बार बार अजीत दादा पवार का नाम आ रहा है। अमरीश पटेल साहब, मुकेश पटेल साहब के भाई, ये लिखा गया है कि 182 करोड़ इनको देना है। जब हम लोगों ने अमरीश पटेल जी से संपर्क करने की कोशिश की तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि उनका कुछ लेना देना नहीं है इससे और अमरीश भाई इस पर कुछ बात नहीं करेंगे। पतंगराव कदम जी 100 करोड़ बकाया है इनके नाम पे, 100 करोड़। जी हां, राधाकृष्णा विखे पाटिल ओज 175 करोड़, 175 करोड़ राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब के नाम पर है। और राजेश टोपे एनसीपी के 90 करोड़ इनको देना है। ही हैज टू गिव 90 करोड़। जहां 90 करोड़। पीके अन्ना पाटिल कांग्रेस के, इनको 50 करोड़ वापस लौटाना है। जहां 50 करोड़। पृथ्वीराज देशमुख एनसीपी के, इनको भी 50 करोड़ लौटाना है। he also has to return 50 crores and I think this works out to more than 100 crores. Suryakanta Patil around 40 crores and so on and so forth. Now I tell you what, ये स्कैम सबसे पहले उजागर किया देवेंद्र फडणवीस ने खुद, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना वादा नहीं भूलेंगे। वो अपने भाषण जो उन्होंने विधानसभा में दिए वो नहीं भूलेंगे। उन्होंने ये कहा है कि जहां तक उनके खुद का प्रश्न है वो इन सब लोगों से एक तो पैसा वसूल करेंगे, लोगों को वापस देंगे, और जितने भी ये भ्रष्ट लोग हैं इन सबको जेल भेजेंगे। प्रदीप आप बताएं। सर ये बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए कि आप पूरे मॉडस ऑपरेंडाई को देखो। ऑल द पीपल आर पीपल इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, जो पावर के साथ जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस है, एनसीपी है, अब तक दे आर सम बीजेपी पीपल ऑल्सो ऑन द लाइन। नाउ दीज पीपल स्टेट से अगर एजुकेशन सेक्टर में कुछ खोलना है तो सरकार की तरफ से लैंड मिलता है, एंड ऑन द गवर्नमेंट लैंड गॉट इन वेरी चीप रेट्स दे बिल्ड द एंटायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ऐसे एजुकेशन एग्जांपल के तौर पर बोल, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस करते हैं ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स या कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जी, और they are not paying one penny from their pocket for these kind of expenses. ये पूरे ऐसे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से उधार ले रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से उधार ले रहे हैं, and ultimately they build institutions, make money and don't repay the people back. That's right. पूरे उनका रहना पीना घूमना फिरना खर्चा, हर खर्चा चल रहा है इस सरकारी बैंक्स, इन कोऑपरेटिव सेक्टर के फंड्स, इन कोऑपरेटिव सेक्टर के शुगर कारखाने, ऐसे कोऑपरेटिव सेक्टर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, they are paying for the entire, and who किसके पैसे? जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो गरीब से गरीब जो फार्मर है, इरिगेशन में इन्वॉल्व है, जो देहाती है, उनके पैसे इकट्ठा करके जो कोऑपरेटिव बैंक्स में है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में है, ये लोग वहां से पैसे लेते हैं अपने पूरे इंडल्जेंस में इंक्लूड करके, और लोगों को पैसे, उस बैंक और कोऑपरेटिव सेक्टर को पैसे वापस नहीं दे रहा है। आम आदमी, कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर आम आदमी कोई चीज डिफॉल्ट करते हैं तो उनके घर कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पुलिस और पूरे बंदोबस्त जाके उनको एविक्ट करते हैं। इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्यों नहीं अटैच किया जा रहा है? इनके शुगर का कारखाने को क्यों अटैच नहीं किया जा रहा है? इनके पूरे घर को अटैच क्यों नहीं किया जा रहा है? Why no physical possession is not taking of these attachment and physical possession is not taking of these people? Why are they? Because ये दरार है, ये दरार एक चिंता का विषय है। बिकॉज आपके साथ एक दो कानून है, एक रिच के लिए है, एक फॉर द पुअर। Now, Pradeep, the most important point over here is that no action at all has been taken up till now against any of these people. जहां तक इन लोगों का प्रश्न है, इनके किसी के भी खिलाफ जरा भी एक्शन नहीं लिया गया। भले वो अमरीश पटेल हों, भले वो जनाब राधाकृष्णा विखे पाटिल हों, भले वो पतंगराव कदम हों, भले वो जो मर्जी हों, किसी के खिलाफ जरा भी एक्शन नहीं लिया गया। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर हैज बीन अपॉइंटेड, 500 करोड़ रुपए का स्कैम है, यह कहा गया है कि किसी के खिलाफ 182 करोड़ है, किसी के खिलाफ 175 करोड़ का बकाया है, किसी के खिलाफ 100 करोड़ का बकाया है, बट वेयर इज द एक्शन? दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू नो। प्रदीप, Exactly, that the people, the entire nation have voted for a change in Maharashtra at least, एक चेंज के लिए कि एक करप्ट जो है लोग इनको हटाने के लिए, एक करप्ट जो माइटी है कॉरिडोर्स ऑफ पावर के पास, उनको निकालने के लिए, उनको ध्वस्त करने के लिए। मगर will this BJP government in Maharashtra have the guts to do it?
बिकॉज ये पूरे प्रक्रिया में द कॉमन मैन, जितने बैंक्स बंद हो रहे, जैसे सीकेबी बैंक एडमिनिस्ट्रेटर, कपोल बैंक एडमिनिस्ट्रेटर, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे 50 कोऑपरेटिव बैंक है जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर बैंक देखो, इसमें आप देखोगे जो मिसयूज, म्यूटिलाइजेशन, मिसमैनेजमेंट, एवरीबॉडी रिस्पॉन्सिबल आर द पॉलिटिशियंस ऑफ द डे, जो सरकार में है एंड दे केयर टू हूट्स अबाउट द लॉ। और हमारी जो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे डिफॉल्टर्स के खिलाफ नेम शेम करके या उनके प्रॉपर्टीज अटैचमेंट करने की प्रक्रिया क्यों नहीं कर रहा? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. व्हेन यू टॉक अबाउट द कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट कम द गवर्नेंस, द एंटायर process of administration of justice. Why does it apply only to the poor and not to the people, the high, rich and mighty? आप जितने भी politicians से देखे, पतंग राव कदम से लेके जितने भी शिवाजी राव टूप, everybody you see are making merry at the cost of the poor. ये cooperative banks को चूस के वहां से पैसे ले लेना, अपना धंधा चलाना, उसको लॉस डिक्लेयर करना, पूरे पैसे खा जाना, अपने रहन सहन के लिए इस्तेमाल करना और लोगों बैंकों में वापस पैसे नहीं देना. This we have seen in CKB Bank also. Most of them, the defaulters were MNS leaders. Now this, अगर पैसे लिया है, अगर ये political persons है, तो why are they not giving back into the banks? How can the banks fall down? And why is the entire जो monitoring mechanism है, जो NABARD के है, जो cooperative sector के है, जो RBI के है, why are they failing with such impunity? No, but over here, why can't they act? Pradeep, as far as NABARD is concerned, NABARD has certainly given a report. It's a damning report. As far as this particular bank is concerned, the Maharashtra Cooperative Bank की एक डैमिंग रिपोर्ट आई है जिसके तहत एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है और अभी उम्मीद ये है एंड आई थिंक वी शुड टेक अ लुक एट द फेसबुक पेज ऑफ देवेंद्र फडणवीस. देवेंद्र फडणवीस जी का जो फेसबुक पेज है, लेट्स टेक अ लुक एट दैट. इन्होंने खुद ने कहा है, इन्होंने एडमिट किया है कि किस प्रकार इन्होंने ही इस स्कैम को उजागर किया, किस प्रकार असेंबली में बार बार लगातार इन्होंने इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाई. मैं उम्मीद करता हूं कि आज की तारीख में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आज की तारीख में आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आप अपना वादा भूलेंगे नहीं. और ये भी जो महाराष्ट्र टाइम्स की कृति है, ये भी देवेंद्र फडणवीस के पेज से ही ली गई है. उनके फेसबुक पेज पर उन्होंने खुद ने कहा है कि यह स्कैम उन्होंने उजागर किया. अब अगर वो खुद इसका क्रेडिट ले रहे हैं तो लिहाजा मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या आप चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी इस पर और एक्शन लें? क्या आप चाहेंगे कि ये जितने भी भ्रष्ट लोग हैं इन सबको गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाए? क्या आप चाहेंगे कि जो गरीब लोगों का पैसा इन लोगों ने तथाकथित तौर पर खाया है, हम लोगों ने हर एक से बात करने की कोशिश की है, हर एक से बात करने की कोशिश की है, फिलहाल कोई खास जवाब नहीं मिला है. Pradeep, one final word from you. Sir, this has to be. Now, I hold the entire state administration to question because आप आज तक क्या कर रहे हैं? इतने ये जो fraudulent तरीके से पैसे लेना, एक देखो सब cooperative banks, cooperative sector में definite modus operandi है. And the way you find right from cooperative secretary to everybody is involved in this particular scam. ऐसे लोगों को लोन्स देना जो उनको मालूम है कि वापस आने वाला नहीं है. And look and at then turning them into NPA. NPAs, and the money and then gone. adjusting the NPA with that year's profit of the bank. And the profit of state guarantee और state फिर court में जाता है. Ultimate loser, nobody is losing except the banks, except the cooperative sector. So which means who is losing? The original depositors in the bank. In the bank. And who are the original depositors? The people of the state. आज हर बैंक, मैक्सिमम कोऑपरेटिव बैंक्स में देखोगे आरबीआई को ऑर्डर आया है कि आप बैंक, गरीब आदमी जो पैसा डाले एफडी विड्रॉल नहीं कर सकता है. दे कैन बी नो प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ एफडी, दे कैन बी नो प्रीमेच्योर 1 लाख के ऊपर विड्रॉल. तो ऐसे ऑर्डर सिर्फ गरीब लोग को इफेक्ट करते हैं. जो आपने 100 50 60 करोड़ रुपया जो नेता लोग के बैठे, उनका क्या? What is the order? You are not even attaching their property. So which means what is the message which is going down? It is the message that you do. No, the message which is going down is very simple. अगर आपको स्कैम करना है तो 50 करोड़ के ऊपर का करिए, आपको कुछ नहीं होगा. कहने का मतलब ये हुआ 100 करोड़ के ऊपर का स्कैम करेंगे तो आपको कुछ हो ही नहीं सकता. 182 करोड़ का स्कैम करेंगे तो आप बेधड़क होकर कह सकते हैं कि इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है. हम चाहेंगे कि जितने लोगों के नाम यहां पर लिए गए हैं नाबार्ड रिपोर्ट में, हम चाहेंगे कि वो यहां पर आकर के लेमन न्यूज में अपना पक्ष सामने रखें. हम चाहेंगे कि ये सब लोग आकर के अपनी बात लोगों से कहें. हम चाहेंगे कि ये सब लोग आकर के सबके सामने ये अपनी सफाई दें कि वास्तविकता क्या है. दिस इज एन ओपन इन्विटेशन टू ऑल ऑफ यू. अदरवाइज वी शैल बी फोर्स्ड टू कैरी द एंटायर नाबार्ड रिपोर्ट. नाबार्ड की रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर हैज बीन अपॉइंटेड. देवेंद्र फडणवीस जी जब
लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, उन्होंने खुद ने कहा है कि ये सब लोग भ्रष्ट हैं. वी आर नॉट सेइंग इट, द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज सेइंग इट. राइट, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू इन टुनाइट्स इनसाइड स्टोरी. आज की इनसाइड स्टोरी में सिर्फ इतना ही. थैंक यू सो मच प्रदीप. We'll of course be back over here again tomorrow. In the meantime, you keep sending in your emails on insidestory@lemonnews.com, and you also send in your SMSs on that number right over there, which is 9987-393-117. See you at the same time tomorrow. We leave you with the headlines. You keep watching Lemon News. Bye-bye. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे फिजी के संसद को मोदी ने किया संबोधित. $70 मिलियन की मदद का ऐलान. जानलेवा बीमारी इबोला का भारत में पहला मरीज. लाइबेरिया से वापस लौटा एक युवक. इबोला से पाया गया संक्रमित. हिसार में दिन भर पुलिसकर्मियों और संत रामपाल के समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद भी नहीं हुए रामपाल गिरफ्तार. एनसीपी प्रमुख शरद पवार का यूटर्न. कहा महाराष्ट्र में जल्द हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव. और बड़े धूमधाम से सलमान ने की अपनी बहन अर्पिता की शादी. आमिर सहित बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल.